मल्टीनोमियल थ्योरम। ऐसे एज सच मल्टीनोमियल अगर मैं आपको नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी आपका काम चल जाएगा, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले अपन। हाँ, इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, इज इट बफरिंग टू मच? आई होप नॉट। ओके, इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे कि अगर अपन बाइनोमियल मतलब क्या होता है, दो, बाई मतलब दो टर्म्स है ना, और मल्टीनोमियल मतलब होता है दो से ज्यादा, तो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो हम एक आइडिया डेवलप करेंगे, और आइडिया डेवलप करने के बाद एक बहुत प्यारी चीज आती है मल्टीनोमियल में, हम वो चीज पढ़ेंगे। हालांकि अगर मैं आपको ये चीज ना भी पढ़ाऊं तो भी आप लोग मल्टीनोमियल के क्वेश्चन कर सकते हो, वी हैव डन इट इन द पास्ट, है ना, 3-4 दिन पहले अपन ने किया था, सारे जेई के क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं बस पढ़ाता चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं बीच में। अगर आप कुछ कमेंट करते हो तो मैं उसको लास्ट में एड्रेस करूंगा, है ना, कमेंट कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन अपने को पता है ना, एक्सपेंशन तो पता है, टोटल टर्म्स कितने आते हैं, एन प्लस वन टर्म्स आते हैं, और जनरल टर्म अपन यहाँ पे लिखते हैं। जनरल टर्म सबकी नजर आगे होनी चाहिए ना। देखिए जनरल टर्म क्या हो जाता है, जनरल टर्म मतलब टी आर प्लस वन एथ टर्म, ये होता है एनसीआर, एक्स की पावर में एन माइनस आर और वाई की पावर में आर, होता है कि नहीं होता है, पक्का? अच्छा, किसी ने बोला कि एनसीआर को खोल के देखो, एनसीआर को खोलोगे तो एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आएगा। और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है एक्स की पावर में, थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं मैं कि थोड़ा स्टाइलिश दिखेगा ना, एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। एक्स की पावर में क्या आ रहा है, एन माइनस आर, और वाई की पावर में आ रहा है आर। ओके, रैपिड फायर करेंगे बेटे, बिल्कुल करेंगे, है ना, डोंट वरी। अच्छा, अब इसमें कुछ नोटिस करो आप लोग, कुछ नोटिस करो, क्या आप नोटिस कर पा रहे हो क्या रहा है? हमने अगर जनरल टर्म लिखा बाइनोमियल के केस में, नॉट मल्टीनोमियल, मैं आपको बाइनोमियल के केस में एक जनरल टर्म लिख के बता रहा हूं जो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। तो बाइनोमियल के केस में जनरल टर्म क्या था कि जो इंडेक्स था उसका फैक्टोरियल, और जो भी आपको टर्म लिखना था आरएथ टर्म, वो नीचे लिखा हुआ है, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है, और यही वाले नंबर्स, ये एन माइनस आर एक्स की पावर में गया है, और ये आर का फैक्टोरियल आर की पावर में गया है, वाई की पावर में गया है ना। तो हमने बोला कि यार चलो इस चीज को अपन है ना इस एंगल से समझते हैं कि जनरल टर्म ऐसे लिखा जाता है कि इंडेक्स का फैक्टोरियल, फिर इंडेक्स माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, और जो इंडेक्स माइनस आर है वो एक्स के ऊपर चला जाएगा और आर जो है वो वाई के ऊपर चला जाएगा। तो इस आइडिया के हिसाब से, है ना, इस आइडिया के हिसाब से हमने बोला कि हम जनरल टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना, एकदम दिल तक छू जाएगी आपकी ये बात। हमने बोला कि n का फैक्टोरियल, इंडेक्स का फैक्टोरियल लिख दो, फिर फिर एक नंबर होगा R1 करके, है ना, कुछ भी R1 का फैक्टोरियल, एक और नंबर होगा R2 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखना, x की पावर में ये वाला नंबर आ जाएगा R1, और y की पावर में ये वाला नंबर आ जाएगा R2। और यहां पर एक खास बात ये चलती है कि R1 और R2 का सम, R1 और R2 देखो ना, ये था R1 n माइनस आर, और R2 क्या था R, दोनों का सम करो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो R1 प्लस R2 का सम n होना चाहिए। तो किसी ने बोला कि यार जनरल टर्म अपन इस तरह से क्यों नहीं लिखते, ऐसे भी तो लिख सकते। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसे अपन लिख सकते हैं, ऑल्दो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है लिखने का, लेकिन हाँ वी कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि इससे अपने को ना ट्राइनोमियल में हेल्प मिलेगी। तो आपको समझ में आया किया क्या अपन ने? हमने क्या करा, जनरल टर्म को वैसे लिखा, n का फैक्टोरियल, फिर दो नंबर्स ले लिया R1 R2 सच दैट दोनों का सम n हो, दोनों का सम n हो, और एक नंबर जो R1 होगा वो x की पावर में चला जाएगा, R2 y की पावर में चला जाएगा। कूल इनफ, ठीक है। अच्छा, इस आइडिया को अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और फिर अपन उसको ट्राइनोमियल में लेके आएंगे। तो एक्सटेंडिंग दिस आइडिया, ओके। तो हम लोगों ने बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर में n, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर में n, इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? इसका एक्सपेंशन लिखना है मेरे को एक तरीके से, या जनरल टर्म लिखना है, हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। पहली बात अपने को दिमाग में एक चीज डालनी है कि वी कैन नॉट एक्सपैंड इट,
हमारी औकात के बाहर है कि हम इसको एक्सपैंड करके बता दें। दो चीजें हमारी औकात के अंदर है कि हम इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे वो बता देंगे बेगर्स मेथड से। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप में से हर कोई बता देगा n प्लस बेगर्स माइनस वन सी बेगर्स माइनस वन, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी, ये अपन बता सकते हैं। और अगर आपको जनरल टर्म बताना है, जनरल टर्म, तो वो भी आप बता सकते हो, है ना, नो इश्यूज एज सच। ठीक है, तो जनरल टर्म अगर आपको लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, हर कोई लिखना छोड़ दो, सिर्फ आगे देखो। देखो इंडेक्स का फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है, फिर 3 नंबर अपन लेंगे। कौन से 3 नंबर लेंगे? R1 R2 R3, यहाँ पे 3 नंबर लेना पड़ेगा, R1 R2 और R3, उन तीनों का फैक्टोरियल नीचे आएगा। और ये तीनों नंबर्स इस तरीके से लेने हैं आपको ताकि इन तीनों नंबर्स का सम n हो जाए। द सेम आइडिया दैट वी डिड इन बाइनोमियल, द सेम आइडिया वी आर अप्लाइंग इन ट्राइनोमियल एज वेल। हम इसको और भी, मतलब 4 आ गए अपने पास, 5 आ गए, तो मल्टीनोमियल में कुछ भी आ जाए, है ना, कितने भी टर्म्स आ जाए अपन अप्लाई कर सकते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम n होना चाहिए। अच्छा अभी खेल बचा है ना, x की पावर में कौन आएगा? पहला वाला फैक्टोरियल x की पावर में, y की पावर में दूसरा वाला फैक्टोरियल और z की पावर में तीसरा वाला फैक्टोरियल। तो किसी ने कहा कि अपन ऐसे किसी भी मल्टीनोमियल का जनरल टर्म लिख सकते हैं। दिस इज अ वेरी 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 गुड आइडिया कि अपन कभी भी किसी भी मल्टीनोमियल का जनरल टर्म लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। गेटिंग दी आइडिया? तो दो चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है, आपको R1 R2 R3 खुद से चूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें, सोचना पड़ता है कि यार R1 R2 R3 क्या रखे, और इस कदर रखना है आपको कि तीनों का सम हमेशा n आए। क्या है? तीनों का सम इंडेक्स के बराबर, और जो R1 होगा वो x की पावर में, R2 होगा y की पावर में और R3 होगा z की पावर में। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो वी कैन डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि इसके अलावा देयर इज नथिंग इन द थियरी। ओके, लेट अस राइट अ क्वेश्चन and then we'll try to solve it. I guarantee it is very 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 easy. Okay, find the coefficient of x cube y raised to the power 4 and z raised to the power 2 in the expansion of 2x minus 3y plus 4z की पावर में 9। ओके, पावर में 9 लिखा हुआ है। Find the coefficient of this in the expansion of 2x minus 3y plus 4z की पावर में 9। ट्राई करना चाहोगे 2 मिनट? गिव इट ए ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, हर कोई कर सकता है, एवरी स्टूडेंट कैन डू इट। आपको पता ही है कि आइडिया क्या है, द बेसिक आइडिया इज रिटन, ऊपर ही लिखा हुआ है जनरल टर्म। तो जस्ट गिव इट ए ट्राई, आप 30-40 सेकेंड्स लगा के आराम से एक बार बस सोचे। हाँ मानव, तुम थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, कल तुम्हारा मेल मैंने पढ़ा था बट मेरे पास क्या टाइम नहीं था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। आपको लॉजिक गेट्स और बुलियन अलजेब्रा वाले जो क्वेश्चन है उनको भी छोड़ देना है। ठीक है, हम लोग क्लास 12th स्टार्ट होगा ना अपना जैसे ही सिलेबस, सबसे पहले वही पढ़ेंगे, बिकॉज वो एक्चुअल में जेई के सिलेबस में है नहीं, गेट्स, लॉजिक गेट्स, बट स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है। तो जस्ट टू सेव टाइम मैंने उसको अभी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो भूल भी जाओगे ना, 12वीं में आएगा वो चीज़, 12वीं में पढ़ेंगे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, चलिए ट्राई करते हैं। 1260 इज द आंसर, एक्सीलेंट। आई गेस आपका आंसर क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा। ओके, लेट मी जस्ट चेक। देखो बेटे, हर कोई लिखना छोड़ोगे क्या? मैं जनरल टर्म लिख दूं? जनरल टर्म लिख दूं मैं पक्का? देखो कितनी प्यारी चीज है, आपने ट्राइनोमियल के केस में जनरल टर्म लिखना सीख लिया यार। आपको थोड़ा सा एडवांटेज फील हो रहा है? नहीं भी आता अगर तो आप बिना उसके भी कर सकते थे, मैं आपको तरीका सिखा चुका हूं कि ये इसको पूरा एक मान लो, x प्लस वाई ऐसे करके करो। थोड़ा उसमें मेहनत लगता है बट दैट इज ऑल्सो ए गुड वे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 9 का फैक्टोरियल लिखेंगे, 9 का फैक्टोरियल लिखेंगे, 3 नंबर्स लेंगे R1 R2 और R3 इस कदर कि 2x माइनस 3y, पहला टर्म क्या है 2x है ना, दूसरा टर्म 3y माइनस 3y और तीसरा टर्म है 4z। अच्छा, ये जो R1 है वो 2x के पावर में आ जाएगा, R2 इधर आ जाएगा और R3 इधर आ जाएगा। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए x का क्यूब।
x का क्यूब चाहिए ना, तो डेफिनेटली फील आ रहा है कि r1 को 3 रखना चाहिए। बट एक और कंडीशन होती है, लेट मी जस्ट राइट दैट टू, विच सेज कि r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ओके अबे ये तो अपनी कंडीशन है, r1 प्लस r2 प्लस r3 n के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि कुछ भी r1 r2 r3 ना ले ले, वही ले जिसमें आपको सम 9 मिलेगा। ठीक है, तो हमने बोला कि r1 x क्यूब चाहिए ना, तो डेफिनेटली इसको 3 रखना चाहिए, तो x क्यूब मिल जाएगा आपको। और y की पावर 4 है तो इसको 4 रखना चाहिए, तो इसको 3, इसको 4 और इसको क्या रखना चाहिए, z की पावर में 2 मतलब 2 रखना चाहिए। आई गेस r1 यहाँ से अपन रखना चाह रहे हैं 3, r2 रखना चाह रहे हैं 4 और r3 रखना चाह रहे हैं अपन 2। सम करो, 4 3 7 प्लस 2 9। बढ़िया यार, सम 9 आ गया तीनों का, तीनों का सम 9 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वाला कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सम आपका 9 आना चाहिए, कुछ भी मत ले लेना, क्योंकि यार और सम 9 आना चाहिए और रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए बस। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो अपने पास जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, देखिए 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल, r3 का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे करेंगे 2x का क्यूब, 2x का होल क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा -3y की पावर में 4 और इधर आ जाएगा 4z की पावर में 2। ओके, तो ये अपने पास टर्म आ जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म है ना, रिक्वायर्ड टर्म। तो ये बन जाएगा 9 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 क्यूब, फिर आ जाएगा 3 की पावर में 4, फिर आ जाएगा 4 की पावर में 2, एक्स क्यूब वाई की पावर में 4 और जेड की पावर में 2। ये आ गया कोफिशिएंट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डेफिनेटली अगर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो आपको वो रिड्यूस्ड फॉर्मेट में ही देगा, या फिर ऐसे के ऐसे फॉर्मेट में दे दे, है ना। वी कैन नॉट से आंसर काफ़ी बड़ा है, बट हमको जो आइडिया सीखना था वो अपन सीख गए। आपको ये फील आना चाहिए कि यार ये तो बहुत आसान है। अगर आपको ये फील आएगा तभी आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। अगेन, हर टॉपिक में आपको ये हर दिन बोलूंगा, मरते दम तक, मतलब जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद अपने दिल से पूछो कि ये टॉपिक मैं कब भूल जाऊंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉलर्स हमेशा यही चीज़ करते हैं कि अपनी मेमोरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप हमेशा बोलो कि कब तक मुझे ये याद रहेगा। अपनी औकात के अनुसार बोलो कि 4 दिन शायद, या 1 महीना। तो उस हिसाब से आपको रिवीजन प्लान करना है हर टॉपिक का। ओके, तो यहाँ से अपन ने क्या चीज़ सीखा अभी तक, आपको ये चीज़ अप्लाई भी करना है। जस्ट समराइज कि चूज R1 R2 R3 R1 R2 R3 such that they create the required powers and their sum and their sum should be equal to n। कूल, ये लिख लो। आप कभी भी आप रिवाइज करोगे नोट्स, मैं देखो ये सब बातें क्यों लिखवाता हूँ, जनरली नो वन शुड केयर। समरी लिखवाना, ट्रिक लिखवाना, ये सब क्या है ना, एज अ स्टूडेंट मैंने काफी सफर किया है। जब आप रिवाइज करते हो ना तो बहुत पेन आता है, पेनफुल होता है रिवीजन। बहुत चीजें याद ही नहीं आती कि पता नहीं यार उस वक्त सर ने कुछ पढ़ाया था, समझ में आया था, बट अब भूल गए। अगर आपने समरी लिखा हो, टिप्स लिखा हो, ट्रिक लिखा हो ना, तो नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मूथ रिवीजन। रिवीजन आपका इतना मक्खन जैसा हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा आपको। तो ये सब चीजें मैं इसलिए लिखवा देता हूँ आपको कि आप रिवाइज करो अच्छे से। लिखिए, फाइंड द कोएफिशिएंट of a raised to the power 5, b raised to the power 4 and c raised to the power 7 in the expansion of bc plus ca plus ab whole raised to the power 8। ठीक है, हाँ अब आप ट्राई करें इसको, काफी आसान है।
आगे होगा आपका आंसर। चलिए ट्राई करते हैं। देखो कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 5 निकालना है और बी की पावर 4 और सी की पावर 7। ध्यान से करना पड़ेगा, ये एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। आपने ये ट्राई किया हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक जनरल टर्म लिखता हूं यहाँ पे। जनरल टर्म क्या आ जाएगा? जनरल टर्म, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके सॉरी, कोई डोर पे नॉक कर रहा था। हाँ भाई, ए की पावर 5, चलो सब भूल जाओ, जनरल टर्म लिखते हैं सबसे पहले। इंडेक्स क्या है? 8। अच्छा, कितने टर्म्स है टोटल? 3, तो 3 नंबर आएंगे R1, R2 और R3, तीनों का फैक्टोरियल। ओके, पहला वाला टर्म क्या है? BC, BC की पावर में R1 जाएगा, BC की पावर में R1। और दूसरा टर्म क्या है? CA, CA की पावर में R2 जाएगा। हमको नहीं पता R1 R2 क्या है, सारे के सारे अननोन है। और आखिरी में क्या है? AB, AB की पावर में कौन जाएगा? R3। कूल इनफ? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अच्छा एक चीज़ और है, हमेशा जो चीज़ मैं लिखूंगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 शुड बी इक्वल टू 8। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, ये जो जनरल टर्म है, ये जो जनरल टर्म है अपने पास, लेट अस डू समथिंग अबाउट इट। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 8। जनरल टर्म के बारे में कुछ करते हैं अपन, कि इसको मैं लिख देता हूँ 8 का फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, और ये क्या लिखा? B इंटू सी। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, a की पावर, a यहाँ से मिलेगा R2 लेकर आएगा और यहाँ से R3 लेकर आएगा, तो a की पावर में क्या आएगा? R2 प्लस R3। फिर b कहाँ कहाँ से मिलेगा? b यहाँ से मिलेगा और यहाँ से R1 लेकर आएगा और वहाँ से R3 लेकर आएगा। देख पा रहे हो ना आप आराम से, ज़्यादा मुश्किल नहीं जानी चाहिए। c आपको मिलेगा इधर से R1 और इधर से R2। ओ या मतलब ये c की पावर में R1 और R2, तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपके पास ए बी सी की पावर। अब अपने को ये पता है कि ये ए की पावर में अपने को क्या चाहिए? 5। ओके, और बी की पावर में अपने को चाहिए 4 और सी की पावर में अपने को चाहिए 7। तो ए की पावर में है क्या? R2 प्लस R3, वो 5 के बराबर होना चाहिए। तो वी विल राइट कि R2 प्लस R3 ये 5 के बराबर होना चाहिए। बी की पावर में क्या? R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर होना चाहिए। और सी की पावर में क्या है? R1 प्लस R2, दैट विल बी इक्वल टू 7। तो R1 प्लस R2 ये 7 के बराबर होना चाहिए। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, अपने को तो पता ही था स्टार्टिंग में कि तीनों का सम इंडेक्स के बराबर होता है, तो ये लिख लो आप, है ना। ओके, अच्छा मेरे को आप है ना आंसर बताने से बेहतर है कि R1 R2 R3 का वैल्यू बता दो। जैसे कि आप 341 बता रहे हैं, आई थिंक दैट इज करेक्ट। ओके एक्सेलेंट। तो हमने क्या बोला कि देखो आपको निकालना है R1 R2 R3, 3 अननोन है और 4 इक्वेशन है, बहुत अच्छी बात है, तो बोनस है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या R2 प्लस R3 है ना, कितना 5, यहाँ पे रख दो R2 प्लस R3। जो नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेगा सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, तो वो मत करना आप, है ना। फिर से बता रहा हूँ, R2 प्लस R3 5 है, यहाँ पे रख दो। R1 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो R1 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 दैट इज 3। खत्म, R1 का खेल खत्म। R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 4 के बराबर है, तो R2 हो जाएगा 8 माइनस 4। ओके, फिर हमने देखा R1 प्लस R2 इज 7 के बराबर, तो ये 7 के बराबर है, तो R3 हो जाएगा 8 माइनस 7 दैट इज 1 के बराबर। ठीक है,
हो गया। तो R1 R2 R3 आ गया अपने पास। क्या इन तीनों का सम, इन तीनों का सम 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 के बराबर है। वाह, अच्छी बात है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो दे आर वैलिड नंबर्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहे तो कोएफिशिएंट लिख सकते हो, है ना। तो आपके पास जो जनरल टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल टर्म। देखो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ए की पावर में क्या आ जाएगा, R2 + R3। R2 + R3 कर दो ना आप, 4 + 1 5। बी की पावर में R1 + R3 दैट इज 4, और सी की पावर में R1 + R2 दैट इज 7। हो गया, ठीक है, कर लेंगे अपन आराम से यहाँ से। ओके, बहुत दुविधा है, 1 मिनट रुकना है ना। ओके, नाइस, लेट अस डू वन मोर। अच्छा, इसको आप सीरियसली ले, ये वाला टॉपिक हर साल पूछा जाता है। मैं आपको लिख के साइन करके दे सकता हूँ कि आप जब जेई दोगे आपको भी पूछा जाएगा। मल्टीनोमियल से क्वेश्चन ना आए ऐसा बहुत लेस प्रोबेबल होता है ना, आता ही आता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन। ये वाला आप खुद से ट्राई करेंगे। प्रणव कुलकर्णी, ऊपर स्क्रॉल करवाते रहो तुम जिंदगी भर, है ना। जब लिख रहा था तब कितना टाइम था यार, थोड़ा लिखो फास्ट। ठीक है, देखो बैठ के मूवी की तरह मत देखा करो, है ना। आराम से लिखते रहा करो, बिकॉज थोड़ा कोऑर्डिनेशन अपने को जमाना रहेगा कि लिखते लिखते समझे। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, एवरीबॉडी। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना है। मैं भी पूछ लूंगा किसी से कि कैसे किया है। ओके, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन। अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, और लास्ट ईयर एक सेम क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन आ गया था। 2-3 बार आया था, मतलब 3 शिफ्ट होते हैं ना, तो 3 बार आया था। बस ये है कि इट्स ऑल अ गेम ऑफ मेमोरी। आप इतना सारा सिलेबस पढ़ने वाले हो अभी कि ये सब चीज़ें आप भूल सकते हो। जस्ट वर्क ऑन दैट। शॉर्ट नोट्स बना के रख लो, उससे बड़ा पावरफुल वेपन कुछ नहीं होता है। शॉर्ट नोट बनाया आपने कभी भी, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिला, चलो बायनोमियल पढ़ते हैं आज, वो मूड होना चाहिए पढ़ाई का। बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको अपने आप। चीज़ें समझ में आना इज अनदर थिंग, और इसको याद रखना एक अलग बात है। जनरल टर्म लिखो इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, उटपटांग क्वेश्चन नहीं है। सेम क्वेश्चन जेई ने पूछा था, सेम क्वेश्चन। अमर कह रहा है कि 421 आया है। नहीं नहीं, 421 नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या बताना चाह रहे हो मेरे को। 421 बताना चाह रहे हो, ओके। थोड़ा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो बेटे। जहाँ पे अपनी सोच खत्म होती है वहां पे आईआईटी की सोच चालू होती है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा अपने को।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्या लिखा है अपने सामने? 7 का फैक्टोरियल अपॉन R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल, और ध्यान से देखिएगा है ना, 1 की पावर में R1। अच्छा, विवेक आपके सवाल का एक ही जवाब है कि जितने तरीकों से x की पावर 4 आ सकता है वो सब लेना है भाई। x की पावर 4 बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। तो ये आ जाएगा x की पावर में R2 और -2x² की पावर में R3। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं अपन। प्रयास, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 7 होना चाहिए, अपने को पता है। ओके, क्या हो गया सागर ब्रो, हंसी आ रही है तुमको? ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है कि x की ही पावर आएगी आपके पास सारी। यहां से भी x का पावर आएगा, यहां से भी x का पावर आएगा। नहीं देखा किसी ने? फिर से देखो, यहां पर भी क्या आएगा? x का पावर, और इधर भी x का पावर आएगा। तो x का ओवरऑल पावर क्या आ जाएगा? x का ओवरऑल पावर आ जाएगा x की पावर में R2 प्लस 2R3। चेक करके बताओ, ये मजा आ रहा है आपको? अच्छा, चलिए, तो ये जो R2 प्लस 2R3 है ना, यही है x का पावर, और ये 4 के बराबर होना चाहिए। सोचो, ये 4 के बराबर होना चाहिए। अब आप ढूंढो कि कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे ये 4 के बराबर हो सकता है। चलिए, हर कोई स्क्रीन पे देखेगा, हर कोई स्क्रीन पे देखेगा। हाँ भाई, सबसे पहले मैंने सोचा कि R2 प्लस R3 4 हो जाए। तो R2 को अगर मैंने 0 लिया बाय चांस, तो R3 को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो 4 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो 0 एंड 2 इज वन वैलिड कॉम्बिनेशन। 0 एंड 2 इज वन वैलिड कॉम्बिनेशन। लेकिन 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 R1 को मत भूल जाना। देखो, R1 तो बेवकूफ है। R1 को कुछ भी रखो, 1 की पावर में 1 ही देगा आपको हमेशा। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको कुछ भी रख लो ना। देखो, ये 0 और 2 है, आपको टोटल सम कितना चाहिए? 7, तो इसको 5 ले लो, लफड़ा ही खत्म ना। क्या दिक्कत है? अरे 1 की पावर में 5 लिखो या 5000 लिखो या 5 लाख लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अपने को सम 7 चाहिए। सम 7 लाने के लिए 5 लिखना था, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे देखते हैं। 0 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। अच्छा, R1 को 1 रखते, अगर R1 को 1 रखा मैंने, तो R2 R3 को क्या रखना पड़ेगा? 4 लाने के लिए, 4 लाने के लिए इसको पूरा 3 बनाना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल। ये 2R3 लिखा ना, इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर 3 के बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है, इसको छोड़ दो आप। R2 को आप 2 रख दो, सिस्टमैटिक चलेगी। इसको 2 रख दिया, अगर इसको 2 रख दिया तो R1 को 1 रखना पड़ेगा। सोच के देखो, 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 4 आ गया ना। x की पावर तो यही है, बस x की पावर यही है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है R1 का भी। R1 क्या हो जाएगा? इधर इधर R1 हो जाएगा 2 1 3, 4 होना चाहिए, ताकि टोटल सम आपका क्या आ जाए? 7 आ जाए। फिर अपन ने सोचा, और अगर मैंने इसको 3 रख दिया, है ना, 3 रख दिया अगर इसको, तो इसको क्या रखना पड़ेगा? 1। बात समझो ना यार, टोटल 4 चाहिए ना। तो इवन नंबर 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये भी नॉनसेंस, नॉनसेंस छोड़ दो। इसको अगर मैंने 4 रख दिया, तो R3 को 0 रख देंगे, 0 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर R3 को 0 रख दिया तो टोटल 7 लाने के लिए इसको 3 रखना पड़ेगा, तो 340 भी चलेगा। इसके बाद कुछ भी वैलिड नहीं है। अब आप 5 रखोगे तो सम आपका 5 ही आएगा, फिर 4 से बढ़ जाएगा ना। तो आपके पास 3 खूबसूरत आंसर आ रहे हैं भाई। एक 502, 502, मतलब R1 5, R2 0 और R3 2। ठीक है, एक आ रहा है 421, मतलब 421। एक आ रहा है 340। तो मतलब 3 ऐसे टर्म आएंगे जहां पर आपको x की पावर 4 मिलेगी। ठीक है, 3 ऐसे टर्म आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल क्लास में कराया जाता है, हर साल,
हर साल मतलब पिछले 10-12 सालों से कराया जा रहा है और लास्ट ईयर के जेई में आया भी था। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। आप चेक करोगे आपके क्लास नोट्स में मिलेगा जेई 2020 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस नंबर्स अलग है। तो x की पावर 4 आपको सबसे पहले कहां से मिलेगा, देखिए ये 502 से, देखिए क्या मिलेगा आपको, देखो इधर 7 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और पहला टर्म क्या था 1, 1 की पावर में क्या जाएगा 5, दूसरा टर्म क्या था x, x की पावर में क्या जाएगा 0, और तीसरा टर्म क्या था -2x², उसकी पावर में कौन जाएगा 2। आ रहा है बात समझ में? तो ये ठीक है, सही लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक ये टर्म आएगा, फिर दूसरा टर्म आपके पास x की पावर 4 का एक और आएगा, वो क्या आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 421, मतलब 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 की पावर में 4 और x की पावर में 2 और -2x² की पावर में 1, और तीसरा टर्म क्या आ जाएगा आपके पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर में 3, x की पावर में 4 और -2x² की पावर में 0। प्रणव इतनी देर से मैं क्या चिल्ला रहा हूँ यार, बाइनोमियल से कर चुके हैं अपन, बताया तो मैंने, करवा भी चुका हूँ मैं आपको बाइनोमियल से ये क्वेश्चन। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, बाइनोमियल से हो सकता है, कितने बार तो बताया मैंने आपको, करके भी बता चुका हूँ मैं बाइनोमियल से, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, -2 की पावर में 2, 4 आएगा, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू x की पावर 4 आएगा, वो कॉमन ले लेंगे अपन लास्ट में, x की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे इधर, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा -2 की पावर में 1, तो -2 आएगा इधर, और x की पावर में 4, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, x की पावर में आ जाएगा 4 इधर भी। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट इट। हर्षदा फिर से करो कैलकुलेट, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो 5 फैक्टोरियल पूरा कट जाएगा, 6 इंटू 7 बचेगा ऊपर 42, 42 अपॉन 2 कितना हो गया 21, 21 इंटू 4 कितना हो गया 4 1 4 4 2 8, 84, 84 इज नॉट दी ओनली आंसर। ऐड करो अद्वैत, सारे सारे नंबर जो आपने लिखे इसको ऐड करो, सही लिखा है आपने, ऐड करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, तो 4 तक कट जाएगा, 5 6 7, 5 6 7, ओके 5 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 3, 7 3 से 21, नहीं 5 3 से 15, 105 हो जाएगा ना, 105 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 105 का डबल कितना हो जाएगा -210। ओके यहाँ पे करते हैं अपन 4 फैक्टोरियल तक काट देंगे, 5 6 7, 5 6 7 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मतलब 6, 7 5 का 35, तो सिर्फ 35 बचेगा इधर, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, इंटू x की पावर 4। तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास -91, है ना, सही लिखा है आपने, मैं करके बता देता हूँ आपको, ये आ जाएगा 119 -210 की इंटू एक्स की पावर में 4, दिस विल बी -91 इंटू एक्स की पावर में 4, ओके। The same question was asked in JEE 2020. We have already done that. आप अपने क्लास नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। हमने उस समय बाइनोमियल से कर दिया था उसको, बिकॉज ये बाइनोमियल से आराम से हो जाता है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, सॉल्व आप लोग खुद से करना है इसको एक बार और, मल्टीनोमियल से, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 in the expansion of 1 plus x square की पावर में 10 इज, ये न्यूमेरिकल नेट में आया था ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आया था ये जेईई मेन 2020। तो ऐसा है कि आप सब कुछ कर लोगे, बाइनोमियल में जितने भी क्वेश्चन है, आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जेईई में जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, ये आप खुद से करना, हम लोग इसको एक बार बाइनोमियल से कर चुके हैं, एक बार मल्टीनोमियल से आप खुद से ट्राई करें, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है ना भाई, डिट्टो क्वेश्चन है, पूछा भी x की पावर 4 है, व्हाट अ कोइंसिडेंस,
जो अपन ने अभी अभी किया है, तो देर इज नो चेंज एट ऑल, बस थोड़ा सा आंसर में चेंज आएगा। मल्टीनोमियल का जनरल टर्म बाइनोमियल में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोहम, क्योंकि बाइनोमियल का जनरल टर्म वैसे ही बहुत आसान होता है, तो क्यों ऐसा है, पंगे क्यों लेना। ठीक है, ओके। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन द एक्सपेंशन। आज आपका होमवर्क अच्छा खासा रहेगा, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस, अच्छा एक मिनट, हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल इंफिनिटी की पावर में -3 इज, ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाक से कैलकुलेट करो। 6, ऑप्शन दे रहा हूँ, 5 और 4 एंड 0। हाँ, 7 आने की तीन पॉसिबिलिटीज, सही बात है हर्षदा, 7 आने की 3 पॉसिबिलिटीज है। 7 इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से आ सकता है, तो अपन ने इसलिए तीनों का ऐड किया। यू राइट, ठीक है ना। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ ये आंसर दिया था, लेकिन उसमें आप ये और ये मिस कर जाओगे। मतलब जितने तरीकों से 7 आ सकता है, जितने तरीके से 7 आ सकता है, 7, एक्चुअली 7 नहीं, ये सम 4 लाना है, और 7 तो अपने आप आएगा, 7 तो अपन लाएंगे ही, वो अपने बैक ऑफ द माइंड में है। सम 4 जितने तरीकों से आ सकता है, उतने तरीकों से x की पावर 4 बनेगा। ठीक है, तो x की पावर 4 आपको ट्राई करना है क्रिएट करने का। इस क्वेश्चन में भी ट्राई करो। अब ये वाला नेक्स्ट वाला जो है ये करो आप, द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा है, जीपी का सम होता है 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है अगर, तो 1/1 माइनस कॉमन रेशियो ये आ जाएगा आपका सम। और सम की पावर में क्या लगा है, इधर देखो 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 देखो, -3 है सम की पावर में। ठीक है, -3 है सम की पावर में। ओके, तो ये आपका एक्सपेंशन ऐसा बन जाएगा, विच मीन्स 1 माइनस एक्स की पावर में -1 की पावर में -3, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स की पावर में कितना आ जाएगा, +3। ओके, अब 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब आ गया है, तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया। मेरे को तो लग रहा था ये मुश्किल होगा, इस कारण मैंने आपको दिया था। ये तो काफी आसान हो गया, तो इसको आप कर सकते हो ना, ये तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है, तो वी कैन इजीली डू इट। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 0 आएगा इसका आंसर, मे बी यू पीपल आर राइट, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, लिखो द कांस्टेंट टर्म। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं नहीं करके बता रहा भाई, बहुत आसान हो गया ना, तो मैं क्यों करके बताऊं। x की पावर 6 इसमें आएगा ही नहीं, सही बात है ना, एक्चुअली नहीं आएगा। द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, आज आप एकदम फ्रेश फ्रेश मल्टीनोमियल का होमवर्क कर लेना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस वाई प्लस 1/y की पावर में 8 इज, तो इसको, इसमें आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है। मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, 4900, 5050, 4950, 5151। ओके, ट्राई करते हैं।
देखो 4 टर्म्स आ गए तो आपके पास एक तरीके से बाइनोमियल नहीं है ये 4 वाला हो गया, तो 4 वाले को अपन एक तरीके से मल्टीनोमियल ही ट्रीट कर सकते हैं। अभी मल्टीनोमियल की तरह ट्रीट करोगे तो आप इसका जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस यू कैन इजीली राइट। ठीक है, अच्छा आपको अभी बाइनोमियल थ्योरम से थोड़ा सा दोस्ती हो गई आपकी बाइनोमियल से ना। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है हर किसी को, मेरे को भी लगा था एज ए स्टूडेंट, बट एज एज वी गो ऑन प्रैक्टिसिंग, आपने अगर होमवर्क ईमानदारी से कर लिया, इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। थोड़ा सा क्या है ना कि इसका अपीयरेंस डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आप किसी को भी ये सब दिखा दोगे ना वो डर जाएगा कि अरे बाप रे ये सब क्या है, जबकि अपने को पता है 2 कौड़ी की चीज है ये सब, कुछ थोड़ी है, सब आसान आसान चीज है। ओके, सब लिख लिया करो। मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ ना उसके तो आप शॉर्ट नोट्स बना दो। जितनी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। मैं तो बुक बनाने का सोच रहा हूँ, तो आप तो शॉर्ट नोट्स बना ही सकते हो। ठीक है, चलिए तो 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या करेंगे, 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स है तो 4 बार फैक्टोरियल आएगा। पहला फैक्टोरियल क्या आएगा, R1, दूसरा R2, तीसरा R3 और चौथा R4, चारों का फैक्टोरियल। अच्छा पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर में कुछ जाएगा, 1/x² दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है y और चौथा टर्म है 1/y, सॉरी या 1/y। तो एक्स स्क्वायर की पावर में क्या जाएगा, R1, x 1/x² की पावर में क्या जाएगा, R2, y की पावर में जाएगा R3 और इधर जाएगा R4। ठीक है, चलो ये भी बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको क्या कांस्टेंट टर्म निकालना है, मतलब कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर में क्या होना चाहिए, 0 और y की पावर में भी 0। सबकी पावर में 0 आ गया अगर, तो आपके पास वेरिएबल बचेगा ही नहीं, और वेरिएबल नहीं बचेगा तो बचेगा कौन, कांस्टेंट। तो आपको कांस्टेंट टर्म ऐसे निकालना है। तो x की पावर में एक्चुअल में क्या आ रहा है 2r, और यहाँ से क्या आ रहा है सॉरी 2r1, और यहाँ से आ रहा है -2r2, और दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स r1 -r2, और y की पावर में क्या आ जाएगा R3 -R4। चेक कर लो, किसी किस्म की फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए आपको। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन R1, R2, R3, R4 चलेगा। चलो सही बात है ना, एकदम इजी जाएगा। आपने होमवर्क और मॉड्यूल किया ना। देखो एक चीज़ है जो मैं हमेशा बताता हूँ, पूरे इंडिया में बच्चे क्या जेई को एक हाइप बना रखते हैं कि बहुत टफ एग्जाम है। वो टफ इसके लिए जो पढ़ाई नहीं करता। और पढ़ाई मेरे लिए सिर्फ 2 ही चीज़ होती है। आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स एंड होमवर्क, दैट्स इट। होमवर्क में भी सिर्फ मॉड्यूल, ओके, डीपीपी अपन ओकेजनली करते हैं, मॉड्यूल वी डू इट लाइक वी कंप्लीट द मॉड्यूल। आपने इतना कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप आराम से जेई क्लियर कर लोगे आराम से। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से आपको रोज करना है, ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते में 2 दिन होमवर्क करा और 5 दिन नहीं करा, तो वैसे नहीं होगा। अगर आप रेगुलर हो तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। चलिए, तो आपको क्या करना है, इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। क्या अपन दिमाग लगा पाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म कब आएगा, जब R1 का वैल्यू R2 के बराबर हो जाएगा और R3 का वैल्यू R4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अपने को ये भी पता है, हमको तो ये भी पता है कि R1, R2, R3, R4 चारों का सम इंडेक्स के बराबर, इंडेक्स क्या है यहाँ पे 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो वी नो दैट R1 मस्ट बी इक्वल टू R2 एंड R3 मस्ट बी इक्वल टू R4। ओके, तो हमने बोला कि ये काम करते हैं, कॉलम बना लेते हैं R1, R2, R3, R4 का, और हमेशा आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो R1 को अगर मैंने 0 रखा तो R2 को झक मार के 0 रखना पड़ेगा। दोनों बराबर है भाई मेरे, R1 R2 दोनों बराबर है, तो दोनों को 0 रखा तो 8 सम लाना है आपको, तो इनको झक मार के 4 रखना पड़ेगा। सोचो, चमका पक्का। अच्छा इसको 1 रखा, इसको 1 रखा, तो अब आपको 3 रखना पड़ेगा। बहुत कॉमन सेंस, मक्खन की तरह चल रहा है। इसको 2 रखेंगे तो इसको भी 2 रखना ही पड़ेगा। 4 आ चुका है, 4 और लाना है तो 2 क्या बात है। अगर मैंने इसको 3 रखा तो ये तो अपने आप 3 हो गया, 6 आ चुका है, 2 और लाना है तो 1 क्या बात है। फिर इसके बाद इसको 4 रखा तो ये मजबूरी में 4 हो ही जाएगा। 4 4 8 आ चुका है, तो इनको 0 रखो, हटाओ। बात समझ में आ गई सबको। ओके, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, दैट फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, आई विल राइट इट डाउन, डोंट वरी, आई विल जस्ट राइट इट डाउन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ना, 8 का फैक्टोरियल अपॉन, देखो 0 0 4 4, तो 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। थोड़ी मेहनत लगेगी, और जेईई आपसे मेहनत कराता है, ये मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है।
जेई में ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आपका पेपर बहुत आसान आ गया और कैलकुलेशन भी आसान, ना ना ना, कैलकुलेशन तो वो मुश्किल रखने लगा है आजकल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, फिर आगे क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4400, तो 4400। आप ये ना सोचे, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि सर ये 4400 और 0044 तो सेम होना चाहिए, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा अलग अलग टर्म्स मिलेंगे ऐसे करने पे, क्योंकि x की पावर यहाँ पे कुछ और आएगी, y की पावर कुछ और आएगी, बट आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा। ठीक है, तो इन सबको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट सम आंसर, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, वरना अपन क्यों सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं 5 6 7 8, मन नहीं हो रहा मेरा सॉल्व करने का, बट कर देता हूँ। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 7 इंटू 10 कितना आ जाएगा 70। ठीक है, ये 70 दो दफे आएगा ना, 2 बार 70 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। फिर अपन सॉल्व करते हैं 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल तक देखते हैं, पूरा नहीं काट सकता। 5 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 120 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6, ऊपर 3 नीचे 3 3 लिखा है ना, तो ये काट दिया, ये हो गया 20, 7 8 ज़ा 56, 56 का डबल कितना हो जाएगा 100, 112, 112 इंटू 10, 120, और ये भी दो दफे आ रहा है आपके पास, है ना, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, तो ये दो बार आएगा। बेटे दो बार टर्म्स आएगी अपने पास, तो कांस्टेंट टर्म अपने पास एक तो यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी, दोनों सेम आ रही है बट दो बार आ रही है। इस बात का ध्यान रखो, दोनों सेम आ रही है बट दोनों दो बार आ रही है ना, दो बार आ रही है, तो उतने जितने बार आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रहा है उतने बार आपको आंसर देना है। बीच वाला देखते हैं अपन, 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 7 8, और नीचे क्या लिखा है 2 2 2 2, मतलब 8 इंटू 2, 2 क्यूब लिख दिया ना, ये काट दिया 2 3 ज़ा 6, ओके नाइस, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 12, थोड़ी मेहनत है, 21 इंटू 12, तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और एक 23, 2320। ओह 24 और एक 25 होता है ना, क्या कर रहे हो 25, 140, और क्या हो जाएगा 1100, 2200, 2240, 2240 और 2520। ठीक है, 2520, तो 4000, 4500, 4100, 4300, 4800, 4840, 4880 और 20, 4880 मतलब 4900, 4900, दिस इज योर आंसर। ओके, फ्रेम ड्रॉप हो रही है क्या, टेंशन नहीं लो भाई, टेंशन नहीं लो, फ्रेम ड्रॉप हो रही है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में प्रभाव आया है नो डाउट, बट हो जाएगा। तो आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, वेरी स्मॉल टॉपिक एंड वेरी इजी। देखो क्या होता है कि जस्ट वेट, देखिएगा ध्यान से, आपको 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन याद है फॉर एनी इंडेक्स, याद है ना, फॉर एनी इंडेक्स। देखो ये x तो वैसे भी यहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटा नंबर होता है ना, x यहाँ पे बहुत छोटा नंबर होता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि मॉड x लेस देन 1 है अगर, और ये इंडेक्स जो है अगर वो रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो वी कैन ओपन इट लाइक 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एन एन माइनस 2, सॉरी एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स की पावर 4 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, हालांकि मैं पूरा लिखना नहीं चाह रहा हूँ। ये आपका एक्सपेंशन होता था। अब इसमें क्या होता है ना कि x तो ऑलरेडी बहुत पिद्दी नंबर होता है, अपन ने देखा था कितना छोटा नंबर होता है, उसकी आवाज़ भी सुनी थी ना,
आवाज याद है आपको? x अगर छोटा होता है तो क्या आवाज आती? तो x अगर छोटा है अपने पास और ये वाला नंबर जो है इंडेक्स, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर x, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल मतलब किस तरह के नंबर हो जाते हैं? इस तरह के नंबर जैसे कि 0.1 नहीं, 0.1 से भी छोटा मान लो आप, 0.02, ऐसे ऐसे जो भी छोटे नंबर आ जाएंगे ना अगर x, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज का ध्यान रख सकते हो। देखो इधर हर कोई, क्या होता है ना कि जब भी नंबर छोटा होता है, बहुत छोटा, जैसे कि 0.1, इसका आप स्क्वायर करोगे ना तो ये और छोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.01। बात समझ में आ रही है आपको? अगर इसका आप क्यूब करोगे तो आ जाएगा 0.001। ओके, इफ x इज अ वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल, तो इस तरह का नंबर आता है। आप स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो गया, क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा, पावर 4 करोगे तो यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना छोटा है हो जाएगा। तो ये जो नंबर आ रहा है ना अपने पास, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 और इवन एक्स स्क्वायर, ये बहुत छोटे नंबर आ जाते हैं। तो किसी महान पुरुष ने बोला कि यार जब एक्स बहुत छोटा हो जाए ना, तो आप क्या करो, ये स्क्वायर वाले टर्म्स, क्यूब वाले टर्म्स, इनको जीरो ही मान लो, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा। छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा ना, बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे लगभग जीरो के पास में ही आएगा वो। इनफैक्ट ये 0.1 तो फिर भी बड़ा नंबर है, हमको और छोटे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो ना कि बाद वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, वी शैल जस्ट कंसिडर इट एज जीरो। तो शुरुआत के ही दो टर्म्स बचे रह जाएंगे आपके पास, आप अप्रोक्सीमेट करके उसका वैल्यू वैसे लिख सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके ऐसे लिख सकते हो। इसको कहते हैं अपन बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, आप सिर्फ शुरू के दो टर्म्स को याद रखें। और मैं कैसे याद रखता था कि ये जो n है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 प्लस एन एक्स आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रही? इसका एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा वाइड नहीं है, फिजिक्स में इसका ज़्यादा यूज आता है, मैथ्स में ज़्यादा नहीं आता है, बट देखो मैं बता देता हूँ। तो अपने को एक चीज़ समझ में आई आज कि 1 प्लस एक्स की पावर n को आप अप्रोक्सीमेटली, है ना, आप अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकते हो कि 1 प्लस एन एक्स, दैट्स इट, ठीक है। तो अपने पास अगर मान लीजिए कि 126 की पावर में 1/3 है, अगर अपने को इसको कैलकुलेट करना है, अब लिखते जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं 1 मिनट में वाइंड अप कर दूंगा। 126 को पहली बात तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस 125। अच्छा, मैंने 125 ही क्यों लिखा? क्योंकि 125 एक खूबसूरत नंबर है जिसका अपने को क्यूब पता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे को ये 1 क्रिएट करना था तो डबल बोनस हो गया, ठीक है। पावर में जो है 1, सॉरी, पावर में 1/3 वो तो चल ही रहा है पहले से, उसका कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है, वैसे तो अपन इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली एक्सपैंड इट, लेकिन लेकिन आपको ये इंडेक्स दिखा, इंडेक्स के आगे एक रैशनल नंबर आ गया, इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर। इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है लेकिन ये नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर है। तो आपको ये पता है कि दिस शुड बी अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, है ना, ये बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, तब मजा आता है अपने को। मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए ही आपका एक्सपेंशन वैलिड होता है। तो सबसे पहले अपन ने इसको छोटा बनाने के लिए 125 को बाहर खींचा, 125 तो बाहर आ गया 1/3 का पावर लेके, कोई रोने नहीं लगेगा, है ना, कि सर 1/3 कैसे आ गया। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 120, 1 प्लस 1/125 की पावर में 1/3, ठीक है। 125 का क्यूब रूट तो 5 होता है, इसको यहीं रहने दो। अच्छा, 1 प्लस 1/125 की पावर में 1/3, इसका एक्सपेंशन लिखना है। तो अब अपन ने देखा कि अब ये जो नंबर है 1 प्लस एक्स, ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया। 1/125 आप करोगे अगर कैलकुलेटर में तो आपको एकदम 0.00 टाइप का नंबर मिलेगा, विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है ना। तो 1/125 ये होता है 0.008 के बराबर, ठीक है। अगर इतना छोटा नंबर आता है तो आप क्या बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 5 तो बाहर है ही, और इसका वैल्यू मैं कैसे याद रखता था, 1 प्लस पावर जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 से, तो 125 इंटू पावर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 125 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 375।
ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 5 प्लस 5/375। ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, काटना है ना इसका, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 5 प्लस 1/75 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको अप्रोक्सीमेट 126 का क्यूब निकाल पाओगे इस तरह से। इसको कहते हैं अपन, बहुत बहुत ही छोटा टॉपिक है ना, ये कभी भी जेई में नहीं पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। पूछ भी लिया तो वो आपको अलग सिनेरियो बना के देगा। आप लोग ये वाला ट्राई करें, 28 की पावर 1/3। आई एम प्रिटी श्योर आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसको क्या 1 + 27 की पावर में 1/3 लिख सकते हो, और उसके बाद आप 27 को जब बाहर निकालोगे, बाहर तो निकालना ही, क्योंकि ये पिद्दी नंबर होना चाहिए ना, मॉड x < 1 याद है। अरे मैं कितने बार समझा चुका हूँ कि जब भी आपको इंडेक्स उठ पटांग दिखे तो अंदर पिद्दी नंबर होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। तो छोटा नंबर बनाने के लिए अपन ने 27 को बाहर खींचा, तो 27 की पावर 1/3 करके बाहर आएगा, है ना। फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए, 27 की पावर में 1/3 बाहर आएगा, और 1 + 1/27 अंदर रह जाएगा, पावर में 1/3। अब ये 1/27 इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, तो 1/27 आप अप्रोक्सीमेटली कितना बोल सकते हो, आप अगर करके देखोगे ना तो आपको आएगा 0.0, 3 गुना करोगे तो आएगा आपके पास 90 के आसपास, है ना, तो 0.03 आएगा लगभग। ओके, तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। ओके, तो अगर स्मॉल नंबर आया है, स्मॉल नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक क्राइटेरिया अपन डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे, कि x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज़, ऐसा लिख लो कि x जो है वो 0 से 0.1 के भी बीच में हो। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? 0 से 0.1 के बीच में कैसे नंबर होंगे, 0.0 टाइप के ना, तो उस टाइप के नंबर जो है उसको अपन वेरी स्मॉल डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर आपको डाउट हो तो। वैसे तो नहीं होगा, आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, nx, तो 1 प्लस इंडेक्स इंटू x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 3 प्लस 1/27 इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको और डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में कभी नहीं आएगा, हालांकि अपन अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, मोस्टली फिजिक्स में करेंगे। ठीक है, एक दो जगह अपन, जैसे वर्नियर कैलिपर में शायद यूज होता है, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, शायद यूज होता था, तो आपको पढ़ाया जाएगा ये। चलिए, तो चैप्टर अपना आज एकदम ऑफिशियली खत्म हो जाता है। 110% अपन ने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा इस चैप्टर में, सारे टॉपिक पढ़े मैंने। इनफैक्ट मल्टीनोमियल पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि वो बाइनोमियल से हो जाता है, बट अपन ने वो भी पढ़ा है। रिवाइज करते रहे, कल अपन रैपिड फायर करेंगे जेई का, पीवाईक्यू उसका रैपिड फायर होगा कल, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, देन एवरीवन, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर। आपका होमवर्क रहेगा, कंप्लीट कर लीजिए मॉड्यूल, और लेवल 1 का मल्टीनोमियल आप कंप्लीट कर लो, मल्टीनोमियल आप कंप्लीट कर लो लेवल 1 में। ठीक है, क्या कंप्लीट करेंगे, लेवल 1 का मल्टीनोमियल पूरा कंप्लीट करेंगे, और लेवल 2 अपन कल से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज आप मल्टीनोमियल कंप्लीट करें, पीवाईक्यूज अपन कल क्लास में करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, देन बाय एवरीवन, टेक केयर, कल मिलते हैं अपन, टाटा।